हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 4.1 एक्सरसाइज में आपको रिकॉल होगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। आई होप उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो आपको क्लियर ना हुई हो। एवरीथिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसी को कंटिन्यू करते हुए 15 जून 2020 की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एफ। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का सिंबल एक स्क्वायर ब्रेसिस की फॉर्म में होता है और जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है वो इस मॉडुलस की फॉर्म में या दो डंडों की फॉर्म में होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वलिटी का सिंबल है, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मान लेते हैं बच्चे। और इसमें नॉर्मली क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। मीन्स A11 ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी कंपेयर्ड विद A11 ऑफ सेकेंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। लेकिन ऐसा डिटर्मिनेंट के केस में आपको नहीं करना है। ये मैं आपको एक तरह से याद करा रहा हूँ। ऐसे जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बच्चे 2 = 2x रख कर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहाँ से 1 को x से कंपेयर करते हैं तब भी 1 आता है, तो वो ये सोचते हैं x की वैल्यू 1 बिल्कुल करेक्ट है। बट इट इज़ नॉट सो। द राइट थिंग इज़, अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं या इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट का केस है, तो आपको कैसे कंसीडर करना है माइंड में। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था 2/2 का डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को अलग से ओपन करेंगे। फिर दोनों की जो वैल्यू आएगी उस इवैल्यूएटेड वैल्यू को, उस इवैल्यूएटेड थिंग को आप कंपैरिजन करेंगे। और इसे सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, वेल अंडरस्टूड मैनर में, कि राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 = 2 -5 4 = 20। इधर 2x² -6 4 = 24। तो इधर हो गया 2 - 20 - 18। इधर हो गया 2x² -24। ये 2x² अपनी जगह पर रहेगा, 24 इधर आकर प्लस हो गया। मीन्स 6 = 2x², x² = 3, x विल बी इक्वल टू ±√3। देयरफॉर x की वैल्यू हो गई आपकी ±√3। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कोई भी डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और इसको हम बहुत ही हेस्ट में लेकर चलते हैं क्वेश्चन को, जल्दबाजी में, ठीक है। और ऐसा लगता है जस्ट वी लुक एज इन हेस्ट इन एग्जामिनेशन, और हम फटाफट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं और हम सोचते हैं हमारा सॉल्यूशन अप टू द मार्क है। बट इन रियलिटी दैट इज़ रॉन्ग। आपको दोनों डिटर्मिनेंट्स को सेपरेटली कैलकुलेट करना है, फिर उनकी इवैल्यूएटेड वैल्यू को कंपैरिजन करना है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। 5 2 = 10 -4 3 = 12। इधर 5x -6x, ये हो गया -2, ये हो गया -6, x = 2। वेरी वेरी सिंपल मेथड, कोई इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही कुछ है। इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट का केस है। इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू बताना है। सिमिलर पैटर्न पर होगा, x × x x², 18 × 2 36, x² -36, ये हो जाएगा 36 - 36 मीन्स 0। x² = टू, ये इधर जाकर 36 हो गया, x = √36 मीन्स ±6। सो ऑप्शन बी इज़ वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट डू नॉट बी इन हेस्ट। पहले अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस्ड होकर, कंसंट्रेटेड होकर ये देखिए, वेदर इट इज़ अ केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और इट इज़ अ केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन जस्ट कंपेयर द corresponding element of the matrix given at the left hand side with the corresponding element of the matrix given at the right hand side. But if this is a case of equality of determinant, then do not compare them directly by using corresponding element method. Just solve the matrix, solve the determinant given at the left hand side, and then solve the determinant given at the right hand side, and then compare both of the values. Evaluated values compare होंगे, एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्स किस में कंपेयर होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के केस में। और इवेल्यूएटेड वैल्यू किस केस में कंपैरिजन होती है? इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट के केस में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस केस में हमें एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और किस केस में डिटर्मिनेंट को कंपेयर करना है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किस तरफ? आपका एक्सरसाइज 4.2 की तरफ।
4.2 में क्या है स्टूडेंट्स, आपको इक्वेलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली यू विल फाइंड एंड यू विल गेट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। I cannot say whether it will come in 4 marks or it will come in 6 marks, but I can say with proud that this question will definitely be coming in your board examination question paper. It will be printed definitely 100%, I am sure. So properties of determinants को अगर हम पढ़ते हैं, there are 6 properties of determinants, ठीक है। One by one I have written each and every property of the determinants over here. Just let us understand them in a correct way. First one is प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मीन्स समाकलन के गुणधर्म। डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहते हैं समाकलन, डिटर्मिनेंट्स को कह देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। आपको मीनिंग डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो को कॉलम बनाते हैं स्टूडेंट और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये मेथड आपने कहीं पहले पढ़ रखा है, ज़रा याद करिए। डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है, येस ऑफ कोर्स यू हैव रेड, यू हैव स्टडीड, यू हैव गॉट इट इन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, राइट स्टूडेंट्स। सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के केस में आप क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। वही चीज़ यहाँ हो रही है, रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज हो रहा है। जब रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरचेंज हो रहा है तो आपको एक ऐसे याद रखना है कि जब डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज करते हैं, एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है। अनचेंज्ड का मतलब है जैसे 3/3 का कोई भी आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है, और उस केस में आपने रो को कॉलम बना दिया स्टूडेंट्स और कॉलम्स को रो बना दिया, तो ट्रांसपोज हो गया। तो जो वैल्यू डिटर्मिनेंट की पहले आ रही होगी एक्सपैंड करने पर, वही वैल्यू एग्जैक्टली एक्सपैंड करने पर सेकेंड टाइम में आएगी। मीन्स क्या मीनिंग हुआ, मान लीजिए कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट है आपके पास। मैं एक एग्जांपल आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। राइट स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड किया और मान लीजिए वैल्यू आती है 8 और आपने फिर इसका ट्रांसपोज किया, फिर इसको डिटरमाइन किया या एक्सपेंड किया, तो भी इसकी वैल्यू 8 ही आएगी। इसका मतलब है रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट्स।